डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 6 आज का जो लेक्चर है लगभग लास्ट लेक्चर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। सबसे पहले जो मैंने आपको बता दिया रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और ये सब चीज़ें वो पिछले लेक्चर में होंगी। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर डेंसिटी की। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की कितनी डेंसिटी होती है, क्या होता है क्या नहीं होता, सब इसमें बात करेंगे। डेंसिटी which is equal to mass of nucleus upon volume of nucleus. Mass of nucleus and volume of nucleus. रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आपको बता रखी है मैंने, which is equal to r, which is equal to r naught mass number power 1/3. Then volume of nucleus, which is equal to 4/3 pi r cube, which is also equal to 4/3 into pi into r की जगह मैंने पुट कर दिया r naught into a power 1/3 क्यूब। ये तो गया वॉल्यूम किसी न्यूक्लियस का। R नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, विच इज 1.2 into 10⁻⁻15 मीटर। और A मास नंबर है किसी भी न्यूक्लियस का ना, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर के इक्वल होता है और दोनों का नंबर जितना होता है तो ये मास नंबर के इक्वल आ गया। एंड मास ऑफ न्यूक्लियन which is m, which is equal to 1.66 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड यूनिट 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम में होती है और 1.66 into 10⁻⁻27 किलोग्राम में एटॉमिक मास यूनिट है, एक न्यूक्लियन का मास है। देन मास ऑफ न्यूक्लियस which is equal to m into a due to मास नंबर is a, मास नंबर जितने प्रोटॉन है प्लस जितने न्यूट्रॉन है मींस जितने न्यूक्लियन है उसको मास नंबर देंगे और किसी भी न्यूक्लियस का यूज कर सकते हैं हम। और एक न्यूक्लियन का मास इतना होता है जिसको हम m से नोट कर रहे हैं तो m into a, ये हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस। एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस which is equal to mass of nucleus m into a divided by volume of nucleus 4/3 pi and r naught and a power 1/3 क्यूब। इसकी पावर 1/3 और क्यूब है, ये a से a कैंसिल हो गया। देन डेंसिटी विच इज इक्वल टू m अपॉन 4/3 pi and r naught क्यूब। वैल्यूज पुट कर देंगे, इट इज कांस्टेंट होती है क्योंकि m भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, r नॉट भी कांस्टेंट है, तो न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट होती है। इसे कैंसिल हो चुका है। देन डेंसिटी व्हिच इज इक्वल टू m व्हिच इज 1.66 into 10⁻⁻27 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 4/3 into 22/7 into r नॉट की वैल्यू है 1.2 into 10⁻⁻15 मीटर, इसका क्यूब है। देन इसको सोल्व करेंगे तो डेंसिटी आ जाएगी, ये 15 हो गया तो 15 पावर माइनस में या 45 हो गया माइनस में, ऊपर जाके प्लस में 45 हो गया, 10⁻18 हो गया, 3 into 7 हो गया अप्रोक्सीमेटली। इसको काट देंगे रेगुलर, इसको काटने के बाद जो वैल्यू आएगी विच इज 2.29 into 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट होती है और उसकी वैल्यू होती है कि 1 मीटर क्यूब के अंदर मींस 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर के अंदर जो न्यूक्लियस केवल न्यूक्लियस से हम भरते हैं उसको, तो उसका वेट होगा 2.29 into 10⁻17 किलोग्राम। बहुत ज़्यादा है। यूनिवर्स पे प्रेजेंट सभी सब्सटेंसेस से ज़्यादा डेंसिटी है न्यूक्लियस की।
तो वॉल्यूम जो होता है एटम का वो बहुत ज्यादा होता है, जबकि मास जो होता है वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी उसमें। सबसे ज्यादा यूनिवर्स में पाई जाने वाली सब्सटेंस सबसे ज्यादा डेंसिटी न्यूक्लियस की होती है, विच इज 2.29 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नोट कर लेना इसको। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम। और स्टेडी स्टेट। जो नेचुरल रेडियोएक्टिव सीरीज है जो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि न्यूक्लियस जो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी होती है, अनस्टेबल न्यूक्लियस कुछ रेज या कुछ पार्टिकल्स को डीके करने के बाद वो एक दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। वो स्टेबल भी हो सकता है और वो अनस्टेबल भी हो सकता है। अगर वो स्टेबल है तो वहीं रुक जाएगा, उसके बाद रेडियोएक्टिविटी एक्सप्रेस नहीं करेगा। अगर वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, तो उसके बाद भी रेडियोएक्टिविटी एक्सप्रेस होगी, उससे भी एक दूसरा न्यूक्लियस बनेगा। अगर वो भी अनस्टेबल है तो फिर रेडियोएक्टिविटी करेगा, यानी कि एक डीके सीरीज बनती चली जाएगी अगर ऐसा है तो। यानी कि सपोज करो कि एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ए है, वो कन्वर्ट हो रहा है बी में, और बी कन्वर्ट हो रहा है सी में, और सी कन्वर्ट हो रहा है डी में। इस टाइप से एक रेडियोएक्टिव सीरीज चल रही है। ये न्यूक्लियस है, ए अनस्टेबल है, बी भी अनस्टेबल है, सी भी अनस्टेबल है, डी भी अनस्टेबल है, और आगे चलता जा रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक बीच में आके एक ऐसी स्टेट आएगी जिसपे ए के बी के अंदर कन्वर्जन की रेट, बी के सी में कन्वर्जन की रेट, सी के डी में कन्वर्जन की रेट, इनकी रेट्स इक्वल हो जाएंगी, जिसको हम नाम देंगे रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम। अब रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम यहाँ पे नहीं कह सकते हम। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल प्रोसेस में बनता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस ए का बी में कन्वर्जन हो, बी का ए के अंदर कन्वर्जन हो, तो हम उसको इक्विलिब्रियम नाम देंगे। तो इसको एक नई टर्म से हमने एक्सप्लेन किया, विच इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। शुरुआत में एक ही कंसंट्रेशन या एक ही नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स या एटम्स ज्यादा होंगे, उस कंडीशन में न्यूक्लियस ज्यादा होंगे, उस कंडीशन में बी जीरो होगा, फिर बी बनने लगेगा, बी से सी बनने लगेगा, सी से डी बनने लगेगा, ए डिक्रीज होता चला जाएगा, बी पहले बढ़ेगा फिर डिक्रीज होगा, फिर सी भी बढ़ेगा डिक्रीज होगा, और डी भी बढ़ेगा डिक्रीज होगा। एक फाइनली एक ऐसा हो जाएगा जिसमें एक इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाएगा यहाँ पे, जिसको हम नाम देंगे स्टेडी स्टेट, इक्विलिब्रियम नाम ना देकर। तो उस कंडीशन में हम बता सकते हैं एट स्टेडी स्टेट, जो मैंने बोला है वो नोट भी कर लेना। स्टेडी स्टेट पे क्या होगा? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन of nucleus present in series are equal, सभी की रेट इक्वल हो चुके होंगे। इसको हम इक्विलिब्रियम भी नाम दे सकते हैं और रेडियोएक्टिव स्टेडी स्टेट भी नाम दे सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो ए से बी में कन्वर्जन की रेट मींस सपोज करो कि इसका लैम्डा 1 है, इसका लैम्डा 2 है, लैम्डा डिफरेंट हो सकते हैं ये। हम यहाँ पे बता सकते हैं कि लैम्डा 1 एंड ए के जितने न्यूक्लियस थे Na विच इज इक्वल टू लैम्डा 2 Nb विच इज इक्वल टू लैम्डा 3 Nc एंड सो ऑन। तो स्टेडी स्टेट पे इन तीनों के रेट्स इक्वल होंगे। उस कंडीशन में हम ये भी कह सकते हैं कि Na अपॉन टी हाफ ऑफ ए, क्योंकि लैम्डा और टी हाफ में रिलेशन होता है यहाँ पे। टी हाफ जो होता है हाफ लाइफ पीरियड विच इज 0.693 अपॉन लैम्डा, यानी Na अपॉन टी हाफ ऑफ ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लैम्डा की जगह लैम्डा 1 की जगह मैंने ये पुट कर दिया, 0.693 से 0.693 इसका कैंसिल हो जाएगा। देन इट इज Nb अपॉन टी हाफ ऑफ B विच इज इक्वल टू Nc अपॉन टी हाफ ऑफ C। स्टेडी स्टेट पे मींस इक्विलिब्रियम की स्टेट पे इनकी रेशियोस होंगे वो इक्वल होंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि Na अपॉन Nb मीन रेशियो ऑफ न्यूक्लियसेस ऑफ A एंड B विच इज इक्वल टू टी हाफ ऑफ A डिवाइड बाय टी हाफ ऑफ B। यानी कि उनका जो रेशियो होगा न्यूक्लियस का उनके हाफ लाइफ पीरियड पे डिपेंड करेगा। जिसका हाफ लाइफ पीरियड ज्यादा होगा उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा होंगे, जिसका हाफ लाइफ पीरियड कम होगा
उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियस कम होगी। या फिर हम कह सकते हैं इससे कि Nb/Nc विच इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ B/T हाफ ऑफ C। यानी कि स्टेडी स्टेट पे किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के नंबर ऑफ न्यूक्लियस उसमें उसके हाफ लाइफ पीरियड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जितना ज्यादा हाफ लाइफ पीरियड होगा उतने ही ज्यादा होंगे। ये था रेडियो एक्टिव स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसपे रेडियो एक्टिव जो डीके सीरीज चल रही है उस सीरीज में सभी न्यूक्लियसेस की जो डिसइंटीग्रेशन रेट है वो इक्वल हो जाती है। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियसेस प्रेजेंट इन सीरीज आर इक्वल इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। इसको हम रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम भी नाम देते हैं। इक्विलिब्रियम इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि एक रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। इस टाइप से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। नेचुरल रेडियोएक्टिव सीरीज। नेचर में पाई जाने वाली 4 टाइप की सीरीज हैं जो हैवियर आइसोटोप या हैवियर न्यूक्लियस एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि हैवियर न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन एक छोटी सी जगह में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यूरेनियम का अगर नाम दें तो यूरेनियम के न्यूक्लियस के अंदर 92 प्रोटॉन है और सभी पे पॉजिटिव चार्ज है। तो सभी पे पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा वहां पे, और रिपल्सन की वजह से वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस जनरली हैवियर न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, वो रेडियोएक्टिविटी शो करते हैं और नेचुरल रेडियोएक्टिविटी उनको अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पे 4 टाइप की रेडियोएक्टिव सीरीज हैं। 4 टाइप की रेडियोएक्टिव सीरीज प्रेजेंट है। जितनी भी नेचुरल रेडियोएक्टिव सीरीज है वो केवल अल्फा और बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेज और गामा रेज को एक्सप्रेस करती हैं, गामा रेज को एमिट करती हैं। गामा रेज एनर्जी की फॉर्म में एमिट होती है, अल्फा पार्टिकल की फॉर्म में और बीटा भी पार्टिकल की फॉर्म में या फिर रेज की फॉर्म में एमिट होता है। तो उस कंडीशन में अगर हम देखें तो 4 टाइप की रेडियोएक्टिव सीरीज है। सीरीज को हमने अलग अलग नाम दिए हैं सीरीज एंड उनका नेम, उनके अंदर प्रेजेंट पेरेंट न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई फिक्स है क्योंकि नेचुरल है, वैल्यू ऑफ एन फॉर पेरेंट न्यूक्लियाई, वैल्यू ऑफ एन फॉर डॉटर न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल कितने कितने को एमिट करेंगी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो पहली सीरीज को हम नाम देते हैं 4n सीरीज, दूसरी सीरीज है 4n+1, तीसरी है 4n+2, फोर्थ सीरीज है 4n+3। फर्स्ट सीरीज 4n सीरीज, थोरियम सीरीज, सीरीज का नाम दिया हमने थोरियम सीरीज। 4n+1 नेपच्यूनियम सीरीज, 4n+2 यूरेनियम सीरीज एंड 4n+3 इज एक्टिनियम सीरीज। 4n+3 को नाम दिया हमने एक्टिनियम सीरीज। इसमें जो पेरेंट न्यूक्लियाई होता है वो थोरियम होता है, विच इज थोरियम 232। नेपच्यूनियम सीरीज में नेपच्यूनियम होता है, प्लूटोनियम में हम ले सकते हैं, यहाँ पे जनरली हम नेपच्यूनियम लेते हैं विच इज 237। यूरेनियम सीरीज में यूरेनियम होता है, यूरेनियम 238। और 4n+3 जो सीरीज होती है एक्टिनियम सीरीज, इसके अंदर भी पेरेंट न्यूक्लियाई यूरेनियम होता है विच इज 235। डॉटर न्यूक्लियाई होता है थोरियम सीरीज के अंदर, वो लेड होता है Pb 208, मास नंबर उसका 208। इसके अंदर जो नेपच्यूनियम सीरीज में है इसमें बिस्मिथ होता है, बिस्मिथ 209। एंड इसके अंदर यूरेनियम सीरीज के अंदर होता है वो भी लेड होता है, लेड 206, और इसमें भी लेड होता है 207। यानी कि होता क्या है कि पेरेंट न्यूक्लियाई से रेडियोएक्टिव डीके चलता रहता है और फाइनली जो न्यूक्लियस बनता है वो 3 सीरीज में लेड के बनते हैं और 1 सीरीज में बिस्मिथ का बनता है। नेपच्यूनियम सीरीज में बिस्मिथ बनता है, यानी कि उसके आगे रेडियोएक्टिव डीके रुक जाता है। यानी कि फाइनली लेड जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो इन पे पहुंच चुके होते हैं, उसके बाद रेडियोएक्टिव सीरीज बंद हो जाती है, रेडियोएक्टिविटी शो करना बंद हो जाता है। जब इन न्यूक्लियस पे पहुंच जाते हैं तो अल्फा और बीटा का जो रेज है
ये अल्फा पार्टिकल, बीटा रेज और पार्टिकल और गामा रेज एक्सप्रेस करते हुए या एमिट करते हुए ये यहीं पे पहुंच जाते हैं। इसके बाद रेडियो एक्टिविटी एक्सप्रेस नहीं करता एलिमेंट, यानी फाइनल प्रोडक्ट ये न्यूक्लियाई में। इनको हम 4n, 4n+1, 4n+2, 4n+3 इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि इनके मास नंबर में, अगर पेरेंट न्यूक्लियाई को देखते हैं 232, तो मास नंबर 232 में 4 का कंप्लीटली डिवाइडेशन हो सकता है। 4 से अगर इसको डिवाइड करें तो ये कंप्लीटली चला जाएगा। उसी टाइप से जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली चला जाएगा। 208 डिवाइडेड बाय 4 एक होल नंबर आएगा। उसी टाइप से 4n+1 सीरीज इसको नाम दिया है क्योंकि इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 236 में तो कंप्लीटली चला जाएगा, प्लस में 1 एक बचेगा, 237 है ये। 209 में भी 208 तक तो चला जाएगा और एक बचेगा, तो ये सीरीज नाम दिया हमने 4n+1 सीरीज। इसको हमने 4n+2 इसलिए नाम दिया कि 238 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 रेस्ट बचेंगे। इस टाइप से 206 में भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 रेस्ट बचेंगे, इसलिए सीरीज का नाम दिया 4n+2। यानी कि पेरेंट न्यूक्लियाई एज वेल एज डॉटर न्यूक्लियाई दोनों के मास नंबर में हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो अगर कंप्लीट डिवाइडेशन हो रहा है तो 4n सीरीज है वो। कंप्लीट डिवाइडेशन के बाद एक रेस्ट बच रहा है तो 4n+1 है, 2 रेस्ट बच रहा है तो 4n+2 है, और अगर 3 रेस्ट बच रहे हैं कंप्लीट डिवाइडेशन के बाद तो उसको हम नाम देते हैं 4n+3 सीरीज। तो n की वैल्यू अगर पेरेंट न्यूक्लियाई के लिए देखें, ये डॉटर की बात कर रहा था मैं, पेरेंट न्यूक्लियाई के लिए अगर n की वैल्यू देखें तो n का इसमें कंप्लीटली डिवाइडेशन हो जाएगा, वो 58 टाइम्स होगा। कितने टाइम्स होगा? 58 टाइम्स, और ये होगा 52 टाइम्स। इसमें अगर n की वैल्यू देखें तो n का कंप्लीट डिवाइडेशन 58 टाइम्स 59 टाइम्स होगा, और प्लस में 1 बचेगा। इसमें भी 52 टाइम्स होगा और प्लस में 1 बचेगा। इसमें अगर देखें तो इसमें 59 टाइम होगा, 2 बचेंगे। इसमें अगर देखें तो इसमें 51 टाइम होगा और 2 बचेंगे। इसमें अगर देखें हम एक्टिनियम सीरीज में तो इसमें 58 टाइम्स होगा और 3 रेस्ट बचेगा। इसी टाइप से इसके अंदर देखते हैं तो 51 टाइम्स होगा और 3 रेस्ट बचेगा। नंबर ऑफ अल्फा और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल थोरियम सीरीज के अगर ले देखें तो पेरेंट न्यूक्लियाई आपके पास थोरियम 90 नंबर पे आता है, दिस इज 232। ये 90 पे आता है, ये 93 पे आता है, ये 92 पे आता है और ये 92 पे आता है। थोरियम एंड कन्वर्ट इनटू, ये कन्वर्ट हो रहा है लेड Pb208 एंड लेड आता है 82 पे, लेड आता है 82 पे, बिस्मिथ 83, 82 एंड 83, सॉरी 82, लेड 82 पे आता है और बिस्मिथ 83 पे आता है। तो अगर इनको हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ अल्फा और नंबर ऑफ बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। x अल्फा हुए और प्लस में y बीटा हुए और प्लस में एनर्जी रिलीज हुई। मैं आपको बता चुका हूँ किस टाइप से अल्फा और बीटा को कैलकुलेट करेंगे। बीटा जो होता है वो -1 0 होता है और अल्फा जो होता है 2He4 होता है। तो उस कंडीशन में ऊपर वाले नंबर से हम अल्फा की कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ऊपर वाले नंबर से करेंगे तो 232, 238, 208 और ये तो 0 हो गया, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आपके पास 24 आ जाएगा। 24 डिवाइड बाय 4 विद 6, यानी कि यहाँ पे 6 अल्फा हो गई। एंड y को अगर देखें तो नीचे वाले नंबर से 90 इज इक्वल टू 82 प्लस में 12 94 और ये माइनस में y है तो 94 और बीटा इज 4। तो इसके अंदर अल्फा आ गया आपके पास 6 एंड बीटा आ गए 4। इसी टाइप से नेक्स्ट सीरीज को अगर देखें तो नेक्स्ट सीरीज में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज इस टाइप से बनेगी, नीचे बना लेना इसको, सभी चीजें नोट होनी चाहिए। नेक्स्ट सीरीज इज दिस नेपच्यूनियम 237 93, इट कन्वर्ट इनटू बिस्मिथ 83 209 प्लस में x अल्फा और प्लस में y बीटा प्लस में एनर्जी। अब x अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर वाले नंबर से निकाल देंगे 237 विच इज इक्वल टू 209 प्लस x अल्फा एंड x की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी आपके पास, अल्फा कितना होता है वो निकल जाएगा 237 4 इंटू x हो जाएगा यहाँ पे 4x। 237 में से 209 माइनस करेंगे तो 28 आ जाएगा यहाँ पे, 28 डिवाइड बाय 4 विद 7, यानी अल्फा इज 7 एंड बीटा अगर ये 7 हो गया तो 2He4 होता है, तो
7 अल्फा हो गए, तो बीटा को भी कैलकुलेट करेंगे। 93 एंड 83, 14 हो गया, 83 प्लस 14 97, 97 माइनस 93 विच इज 4, यानी इसके अंदर 7 अल्फा और 4 बीटा रिलीज होंगे। फिर एक बार रिपीट करते हैं, 93 इज इक्वल टू 83 प्लस 14, 14 आया, यहाँ पे 7 आया, 237, 2909, 28, 4, 93, 83 और 14, 83 एंड 14, 87, 97, 97 माइनस 93 विच इज इक्वल टू 4। इसके बाद यूरेनियम सीरीज का भी हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कर रहा हूं मैं, 92 यूरेनियम 238 it convert into 82 lead 206 plus में x of helium and -1 y of -1 of beta 0 प्लस में एनर्जी सभी रिएक्शंस में रिलीज होती है। तो ऊपर वाले नंबर से 238 206, दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखें 32 का है, तो 32 में अल्फा तो हो गए यहाँ पे कितने 8, और बीटा के लिए नीचे का नंबर ले लेंगे 92, 82 एंड 16, 82 प्लस 16 98 and it is 92, then it is 6, then इसके अंदर आ जाएगा आपके पास 8 अल्फा and 6 बीटा। and last series which is actinium series, actinium series start from 92 uranium 235 and convert into 82 lead 207 plus में x of 2He4 plus y of -1 beta 0 प्लस में एनर्जी। तो ऊपर वाले नंबर से 235 में से 207 को माइनस किया हमने, तो 28 आ गया, 28, तो अल्फा की वैल्यू तो यहाँ पे हो गई 4 इंटू 28 डिवाइडेड 4 7 अल्फा हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे 7 पुट कर रहा हूँ। उसके बाद 92 इज इक्वल टू 82 प्लस 14, 82 प्लस 14 कितना हो गया 96, और ये 92 है, दैट इज 4 बीटा। 10 का इसमें डिफरेंस है, 14 यहाँ आ गया, देन 4 बीटा आ गया इसके अंदर, तो बीटा पार्टिकल यहाँ पे 4 होंगे। ये 4 टाइप की नेचुरल सीरीज हैं। इसको हमने थोरियम के बेस पे थोरियम नाम दिया है, नेपच्यूनियम के बेस पे नेपच्यूनियम, यूरेनियम के बेस पे यूरेनियम। इसके अंदर एक्टिनियम एक स्टेबल न्यूक्लियस, लगभग स्टेबल न्यूक्लियस बनता है, जिसकी हाफ लाइफ पीरियड बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से इस सीरीज को नाम दिया हमने एक्टिनियम सीरीज। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अल्फा पार्टिकल की रिलीजिंग की वजह से 4 मास नंबर घटता जाता है, इसलिए 4 से डिवाइड हो रहे हैं। बीटा पार्टिकल की रिलीजिंग की वजह से मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, और गामा रेज तो मास डिफेक्ट की वजह से रिलीज होती है, एनर्जेटिक रेज हैं। तो 4 टाइप की सीरीज है। अब इन टाइप की सीरीज की बात करें तो मैं बात कर रहा हूं थोरियम सीरीज की। 3 टाइप की सीरीज ऐसी हैं जिनमें लास्ट न्यूक्लियस लेड है, और एक सीरीज ऐसी है इसमें लास्ट न्यूक्लियस बिस्मिथ है। इसका मतलब रेडियो एक्टिविटी के बेस पे लेड का न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ रेडियो एक्टिविटी द न्यूक्लियस ऑफ लेड इज हायर स्टेबल। थोरियम सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, इस टाइप से चलती है हमेशा ही वो सीरीज, जैसे 4n सीरीज इस टाइप से चलेगी कि उससे बनने वाले न्यूक्लियस के सभी के मास नंबर में 4 से पूरा भाग जाएगा, यानी 4 से वो कंप्लीटली डिवाइड होगा। 4n+1 सीरीज है, तो उससे बनने वाले जितने भी न्यूक्लियसेस होंगे, सभी न्यूक्लियसेस में मिड में जो न्यूक्लियस बनेंगे, सभी न्यूक्लियसेस की मास नंबर में 4 से डिवाइड करने के बाद एक रेस्ट बचेगा। 4n+2 सीरीज है, तो उसमें जितने भी न्यूक्लियस बनते चले जाएंगे, सीरीज चलेंगी, सीरीज से डिके होता चला जाएगा, तो बीच बीच में जो न्यूक्लियस बनेंगे उन न्यूक्लियसेस की मास नंबर में 4 से डिवाइड करने के बाद 2 रेस्ट बचेगा। 4n+3 में ऐसा होगा कि 4 से डिवाइड, सभी के मास नंबर में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रेस्ट 3 बचेगा, यानी कि नेचुरल रेडियो एक्टिव सीरीज में ऐसा होगा। तो थोरियम सीरीज स्टार्ट फ्रॉम थोरियम 90 थोरियम 232, इससे स्टार्ट होती है। सबसे पहले एक अल्फा पार्टिकल डीके कर देती है। जैसे ही कोई न्यूक्लियस अपने अल्फा पार्टिकल को एमिट करता है तो 2 प्लेस पीछे आ जाता है, देन इट कन्वर्ट इनटू 88 ऑफ रेडियम। 88 रेडियम पे चला जाएगा, और इसका एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज हो चुका होगा, और मास नंबर 4 पार्ट डिक्रीज हो जाएगा 228। तो इसके मास नंबर में भी 4 से पूरा डिवाइडेशन हो रहा है। इसके बाद ये 2 बीटा पार्टिकल डिक्रीज करता है,
जैसे ही कोई न्यूक्लियस एक बीटा पार्टिकल डिक्रीज करता है वो एक प्लेस आगे चला जाता है, मींस 88 से 89 पे आ जाएगा और 89 पे होता है एक्टिनियम। मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो मास नंबर में अभी भी 4 से पूरा पूरा डिवाइडेशन है। फिर एक बीटा पार्टिकल ये डीके करता है तो एक प्लेस फिर आगे आ जाएगा, देन इट कन्वर्ट इनटू 90 ऑफ थोरियम 228। देन दिस एंड दिस, ये दोनों थोरियम है, इनमें मास नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर सेम है, देन दीज बोथ आर आइसोटोप्स, ये दोनों आइसोटोप होंगे। इसके बाद इसमें से एक बीटा पार्टिकल और सॉरी अल्फा पार्टिकल डीके होगा, अल्फा पार्टिकल डीके होते ही दो प्लेस फिर पीछे आ जाएगा, देन इट कन्वर्ट इनटू 88 ऑफ रेडियम 224। सभी के मास नंबर जो बनते जा रहे हैं न्यूक्लियस और मास नंबर में 4 से पूरा पूरा डिवाइडेशन होगा, दो प्लेस पीछे आ गया, मास नंबर में 4 पार्ट का डिक्रीज हो गया, तो इसमें भी 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। फिर एक अल्फा पार्टिकल इसने डीके किया, ये रेडियम और ये रेडियम दोनों आइसोटोप हैं क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। फिर एक अल्फा पार्टिकल डीके करेगा, इट कन्वर्ट इनटू 86 ऑफ रेडॉन, 86 ऑफ रेडॉन टू 24 था, देन 20, एक अल्फा पार्टिकल डीके होते ही 220 पे आ जाएगा। फिर एक ये अल्फा पार्टिकल डीके करेगा, देन 84 पोलोनियम 216। फिर इसने एक अल्फा पार्टिकल डीके किया, देन 82 ऑफ लेड 216 की जगह आ गया 212, मास नंबर में 4 का डिफरेंस आ जाएगा और एटॉमिक नंबर में 2 का डिफरेंस आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5। एंड फिर एक अल्फा पार्टिकल अगर ये डीके करता है, देन अल्फा पार्टिकल ये डीके लेड से नीचे जाएगा, फिर ये करेगा बीटा पार्टिकल डीके, तो बीटा पार्टिकल डीके करने से ये 83 बिस्मिथ 212 पे आ जाएगा, और फिर एक बीटा पार्टिकल डीके करेगा, देन इट इज 84 पोलोनियम 212, और फिर से ये एक अल्फा पार्टिकल डीके करके 82 ऑफ लेड 208 पे आ जाएगा। तो इसके बाद डीके नहीं हुआ, तो एक रेडियोएक्टिव सीरीज बन गई विच इज थोरियम सीरीज, थोरियम 232 से लेड 208 तक पहुंच गया, 1 2 3 4 5 and 6 alpha and 1 2 and 3 and 4 बीटा पार्टिकल्स ने डीके कर दिए। तो इस टाइप की सीरीज होती है। सभी सीरीज में जो मास नंबर आ रहा है इसमें सभी मास नंबर से 4 से कंप्लीटली डिवाइड है। इसी टाइप से 4n+1 में वो 4 से डिवाइड होने के बाद एक रेस्ट बचेगा। तो इस टाइप की सीरीज होती है, इनको हम बोलते हैं नेचुरल रेडियोएक्टिव सीरीज। 4 टाइप की ये सीरीज है। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी जिसको हम आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन भी नाम देते हैं, ट्रांसम्यूटेशन, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। इसमें क्या करते हैं हम, जो नेचुरल रेडियोएक्टिविटी हेवियर न्यूक्लियस में होती है और आर्टिफिशियल जो रेडियोएक्टिविटी एक्सप्रेस करवाते हैं हम वो लाइटर न्यूक्लियस में। लाइटर न्यूक्लियस जब आपस में क्या होते हैं कंबाइंड होते हैं या फिर एक न्यूक्लियस पे हम बॉम्बार्डिंग करते हैं अल्फा पार्टिकल्स की, तो पार्टिकल्स की वजह से उस पार्टिकल को क्या करता है, कैप्चर करता है, और कैप्चर करने के बाद वो एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाता है या रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, जो जनरली न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन डीके करता है या फिर पॉजिट्रॉन को रिलीज करता है। न्यूट्रॉन डीके भी करता है और पॉजिट्रॉन रिलीज भी करता है। जबकि नेचुरल रेडियोएक्टिविटी में मैंने आपको बताया केवल अल्फा, बीटा और गामा रेज, अल्फा बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज। जबकि आर्टिफिशियल जो ट्रांसम्यूटेशन है या फिर आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी है, इसके अंदर क्या होता है कि छोटे न्यूक्लियस न्यूट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन को डीके करते हैं, नॉट बीटा पार्टिकल। दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैडम मैरी क्यूरी, जो मैंने आपको बताई थी, जो रेडियोएक्टिविटी के ऊपर बहुत ज्यादा उसने डिस्कवरी की, 2 बार उन्होंने नोबेल प्राइज लिया, उन्हीं की बेटी थी मैडम आयरीन क्यूरी, एंड देयर हस्बैंड फ्रेडरिक जूलियट in 1934
आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की इन्होंने डिस्कवरी की और इस पे एक्सपेरिमेंट किए। तो एक्सपेरिमेंट किए जिनकी वजह से इनको 1935 में नोबेल प्राइज मिला। इनको 1935 के अंदर नोबेल प्राइज मिला और किसकी वजह से? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की वजह से। इन्होंने वर्क क्या किया, जो मैं बोल रहा हूँ वो नोट भी कर लेना एज इट इज। इनका जो वर्क था वो ये था कि इन्होंने एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और बोरॉन पे, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और बोरॉन पे अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की। एल्यूमिनियम की एक पतली शीट ली और उस शीट पे, थिन शीट के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की। उसी टाइप से मैग्नीशियम पे भी और उसी टाइप से बोरॉन पे भी। और फिर उन्होंने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बनाए। जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब इन पे अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की गई तो न्यूट्रॉन रिलीज हुआ और जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बना उसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए पॉजिट्रॉन को रिलीज किया। ये ऑब्जर्व किया इन्होंने। यानी कि एल्यूमिनियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग से एल्यूमिनियम 1327, जैसे इस पे अल्फा पार्टिकल की इन्होंने बॉम्बार्डिंग की, बॉम्बार्डिंग से एक पार्टिकल बना विच इज 15 फॉस्फोरस एंड 30 और एक न्यूट्रॉन। ये रेडियो एक्टिव था, क्रॉस से नोट कर रहा हूं मैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को, न्यूक्लियस को। प्लस में एक न्यूट्रॉन और प्लस में एनर्जी डेवलप हुई। 13 एल्यूमिनियम 27, एक अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग से फॉस्फोरस का एक न्यूक्लियस बना जो कि रेडियो एक्टिव था और न्यूट्रॉन रिलीज हुआ। तो न्यूट्रॉन यहाँ से रिलीज होंगे और एनर्जी, यानी कौन कौन चीज रिलीज होती है इससे? न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एमिशन होता है। न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन का एमिशन होता है। इससे पहले हमने जो नेचुरल रेडियोएक्टिविटी बताई उसमें अल्फा, बीटा और गामा, तो यहाँ पे एनर्जी गामा की फॉर्म में रिलीज हो सकती है। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप था फास्फोरस का, ये तुरंत एक पॉजिट्रॉन को रिलीज करते हुए प्लस एनर्जी को रिलीज करते हुए, पॉजिट्रॉन प्लस में एनर्जी को रिलीज करते हुए इट कन्वर्ट इनटू सिलिकॉन, 14 सिलिकॉन एंड 30, एक नए न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुआ और वो जो न्यूक्लियस था वो स्टेबल था। ये सिलिकॉन का न्यूक्लियस स्टेबल है, रेडियो एक्टिव नहीं है। तो फास्फोरस के सिलिकॉन में जो कन्वर्जन था इसका हाफ लाइफ पीरियड भी इन्होंने ऑब्जर्व किया विच इज 3 मिनट, विच इज 3 मिनट। इसको एक्सपेरिमेंट को इस टाइप से लिया इसमें, एल्यूमिनियम के ऊपर बॉम्बार्डिंग कर दी। बॉम्बार्डिंग करने के बाद जो एल्यूमिनियम की शीट थी उसकी रिएक्शन इन्होंने एक एसिड के साथ करवा दी। एसिड के साथ रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस बनी। यहाँ पे वाटर ले लिया, यहाँ पे जो इन्होंने लिया था तो एसिड था, प्लस में एल्यूमिनियम था जो कि 1327 था और प्लस में अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करवाने से उसके साथ में कुछ न्यूक्लियस फास्फोरस में भी कन्वर्ट हो चुके थे। प्लस में जो फास्फोरस था 1530 रेडियो एक्टिव फास्फोरस भी था। यानी कि सबसे पहले एल्यूमिनियम की एक थिन शीट के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग से बनने वाली जो शीट थी उस शीट को एसिड में डाल दिया। एसिड में ये दोनों चीज प्रेजेंट थी अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। जैसे ही एसिड के साथ रिएक्शन हुई, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस तो बनी ही बनी, एल्यूमिनियम ने एसिड के साथ ट्रीट होकर हाइड्रोजन गैस बनाई और जो फास्फोरस था उसने एसिड के साथ ट्रीट करके फॉस्फीन बनाई। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव फॉस्फीन आई। तो रेडियो एक्टिव फॉस्फीन सिलिकॉन में कन्वर्ट होने लगी जिसका हाफ लाइफ पीरियड 3 मिनट था। यहाँ पे इसने एक गीगर मूलर काउंटर यूज किया जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन एमिशन को एक्सप्रेस कर रहा है कि कितने पॉजिट्रॉन कितने टाइम में निकल रहे हैं या कितने न्यूट्रॉन इसमें कितने टाइम में से रिलीज हो रहे हैं। तो यहाँ रेडियो एक्टिव फॉस्फीन भी ऑब्जर्व की गई, इसलिए इसने बताया कि एक न्यूक्लियस को हम दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर सकते हैं विच इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस भी बना सकते हैं हम, एंड इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन पे बहुत ज्यादा वर्क चल रहा है। एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इससे, लेकिन उसका जो आउटर स्फीयर है वो कन्वर्जन में नहीं आ रहा है। अदरवाइज हम आयरन से गोल्ड बना सकते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन से या फिर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से। इसके बाद ये तो मैंने बता दिया एल्यूमिनियम का मेथड इन्वर्जन, इसका कर सकते हो आप, ये नोट कर लेना।
फिर एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। एल्यूमिनियम की थिन शीट के ऊपर, एल्यूमिनियम की एक थिन शीट के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक ऐसा न्यूक्लियस बना जो रेडियो एक्टिव था, जो पॉजिट्रॉन एमिटर था और उसकी हाफ लाइफ पीरियड 3 मिनट्स थी। यानी कि एल्यूमिनियम की शीट पे अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग के बाद जब उस एल्यूमिनियम की शीट को एक एसिड में डाला गया तो एसिड से हाइड्रोजन गैस और फॉस्फीन गैस दोनों बनी। हाइड्रोजन गैस जो बनी वो रेडियो एक्टिव नहीं थी, लेकिन जो फॉस्फीन गैस बनी वो रेडियो एक्टिव थी और फॉस्फीन गैस पॉजिट्रॉन एमिटर थी। यानी कि आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन से न्यूट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन रिलीज होते हैं, जो कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी से अल्फा बीटा रेज या फिर पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। तो ये दूसरा मैंने बताया कि इसका हाफ लाइफ 3 मिनट है। दूसरा मैंने बताया मैग्नीशियम 12 मैग्नीशियम 24। पहले वाली रिएक्शन का मेथड नोटेशन कर लेना। इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की, देन इट कन्वर्टेड टू 14 सिलिकॉन, रेडियो एक्टिव सिलिकॉन बना इससे, एंड 14 सिलिकॉन से 27 प्लस में एक न्यूट्रॉन ऑब्जर्व हुआ जो कि इसमें से रिलीज हुआ, प्लस में एनर्जी। अगर इस रिएक्शन की मेथड नोटेशन हम देखें, देन मैग्नीशियम 24 एंड अल्फा की बॉम्बार्डिंग की, न्यूट्रॉन बाहर निकला, एंड सिलिकॉन 27, ये इसका मेथड नोटेशन हो जाएगा। इसके बाद जो सिलिकॉन था रेडियो एक्टिव था, इसको मैं इस टाइप से नोट कर रहा हूँ। सिलिकॉन इज कन्वर्टेड टू by emission of anti-beta particle. Anti-beta particle is positive. Emission के बाद it converted to 13 aluminium and 27. 13 aluminium 27 में कन्वर्ट हो गया। यानी कि मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस हम यहाँ पे बना सकते हैं, जो कि रेडियोएक्टिव नहीं है। इसका जो हाफ लाइफ था टी हाफ विच इज इक्वल टू 10 मिनट। इसका जो टी हाफ था वो 10 मिनट था, यानी कि इसका टी हाफ 5 सेकेंड था, 5 सेकेंड बहुत कम। यानी कि सिलिकॉन जो रेडियोएक्टिव बना उसका हाफ लाइफ पीरियड 5 सेकेंड था। इसका मतलब इसका इसमें कन्वर्जन बहुत स्पीडली होगा। इस रिएक्शन का मेथड नोटेशन आ जाएगा सिलिकॉन 27, यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं था, केवल बीटा पार्टिकल पॉजिट्रॉन रिलीज हुआ है, तो हम इसको इस टाइप से नोट करेंगे, एंड इट कन्वर्टेड एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 27 से एल्यूमिनियम 27 में कन्वर्जन हुआ। हाफ लाइफ पीरियड 5 सेकेंड ऑब्जर्व किया गया। इसके बाद इसने बोरॉन का न्यूक्लियस, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की। बोरॉन 5 and 10 अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग से 2He4 से इट कन्वर्ट इनटू 7 of नाइट्रोजन एंड 13 रेडियोएक्टिव नाइट्रोजन में कन्वर्ट हुआ, प्लस में इसके साथ साथ एक न्यूट्रॉन रिलीज हुआ 0.1 प्लस में एनर्जी। मेथड नोटेशन बोरॉन 10 अल्फा न्यूट्रॉन एंड नाइट्रोजन 13, ये इसका मेथड नोटेशन है। ये ऑब्जर्व किया है कि रेडियोएक्टिव नाइट्रोजन डीके से पॉजिट्रॉन रिलीज कर दी, प्लस में एनर्जी, और प्लस 6 कार्बन 13 में कन्वर्ट होगी, जो कि एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस नहीं है। 6 कार्बन 13, कार्बन का जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है वो कार्बन 14 होता है, 6 कार्बन 14। यानी कि बोरॉन के न्यूक्लियस को कार्बन के न्यूक्लियस में इसने फाइनली कन्वर्ट कर लिया। इसका जो हाफ लाइफ ऑब्जर्व हुआ विच इज 10 मिनट, इस रिएक्शन में जो हाफ लाइफ ऑब्जर्व हुआ वो 10 मिनट है। यानी आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी सबसे पहले एक्सप्रेस की आयरन क्यूरी, जो कि मैडम मैरी क्यूरी की डॉटर थी, और आयरन क्यूरी के हस्बैंड फ्रेडरिक जूलियट ने 1934 में इसको इस टाइप से 3 टाइप के न्यूक्लियस को 3 टाइप के न्यूक्लियस में कन्वर्ट किया, और बीच में देखा एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस बन रहा है। यानी कि न्यूट्रॉन और बीटा पार्टिकल्स, एंटी बीटा पार्टिकल्स की एमिशन इसने ऑब्जर्व की, और उसके लिए उनको 1935 के अंदर नोबेल प्राइज मिला। इनके आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन से एक न्यूक्लियस को हम दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट करते हैं। और डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन और आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी और नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। नंबर फर्स्ट, artificial radioactivity observed in light nucleus and natural radioactivity observed in heavier nucleus. In case of artificial radioactivity, we can control the reaction. हम इस रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। It is depends upon bombarding of alpha particles. ये डिपेंड करेगी कि अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग हम ज्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, बट हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने आप होती है। दूसरा,
और बेसिकली तीसरा ये है कि इससे जो बनने वाले पार्टिकल्स हैं वो न्यूट्रॉन है और पॉजिट्रॉन है, जबकि उसमें अल्फा बीटा दोनों पार्टिकल बनते हैं और गामा टाइप की रेस बनती है। इसमें भी रेस होंगी, वो न्यूट्रिनो, मेसॉन, पायोन, गामा, उसमें भी गामा के साथ साथ न्यूट्रिनो, पायोन, मेसॉन हो सकता है। ये इनमें बेसिक डिफरेंसेस है। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। Calculation of age of fossils। फॉसिल्स की एज को कैलकुलेट करने के लिए हम रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग को यूज करते हैं। होता क्या है कि जो नेचर के अंदर कार्बन प्रेजेंट है या नेचर के अंदर जो नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है, जो कॉस्मिक रेज सन से आती हैं, कॉस्मिक रेज कंसिस्ट बाय न्यूट्रॉन्स, और जब उन कॉस्मिक रेज की बॉम्बार्डिंग एयर के अंदर प्रेजेंट, एयर में आप जानते हो कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, तो एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन 14 के ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर जब कॉस्मिक रेज की बॉम्बार्डिंग होती है तो एक नया न्यूक्लियस बनता है विच इज कार्बन 14। और रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग हम कार्बन 14 के बेस पे ही लेते हैं, जो कि रेडियो एक्टिव है। कार्बन 14 इज रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, कि नाइट्रोजन जो एयर की है वो कार्बन 14 में कन्वर्ट होती है, और कार्बन 14 ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जब इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, बिजली कड़कती है, उस टाइम कार्बन 14 ऑक्सीजन से रिएक्शन करके रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है CO2 के अंदर। उस CO2 को जो एनिमल्स हैं या फिर प्लांट्स हैं वो यूज कर लेते हैं, प्लांट्स यूज करते हैं, प्लांट्स से वो एनिमल में पहुंच जाता है, और जो जिंदा है जितने भी लाइव थिंग्स हैं उन सब में वो पहुंच चुका होता है। CO2 जो रेडियो एक्टिव CO2 है उसकी एयर के अंदर और लाइव थिंग्स के अंदर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम बन जाता है, और उस इक्विलिब्रियम जैसे ही डेथ होती है किसी प्लांट की या फिर किसी एनिमल की डेथ होती है, तो डेथ के बाद उसका एयर के साथ कांटेक्ट खत्म हो जाता है, इक्विलिब्रियम टूट जाता है, और डेथ के बाद जो बाहर की कंसंट्रेशन तो है वो कांस्टेंट है, वो तो उतनी ही रहेगी एयर की, लेकिन डेथ के बाद जो बॉडी के अंदर की कंसंट्रेशन है वो कार्बन 14 की डिक्रीज होने लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी डिक्रीज होने लगती है। उस डिक्रीज होने के बाद जब कुछ टाइम बाद उसको फॉसिल्स की फॉर्म में हम लेते हैं या वुड सैंपल की फॉर्म में हम लेते हैं किसी प्लांट को, तो उसमें उस कार्बन की कंसंट्रेशन कम मिलती है। इनिशियल कंसंट्रेशन एयर से लेते हैं, फाइनल कंसंट्रेशन फॉसिल से मिलती है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन मींस N0/NT हमारे पास होता है। हाफ लाइफ पीरियड कार्बन 14 का 57-70 ईयर्स होता है, वो फिक्स है। तो हाफ लाइफ पीरियड से हम उसके लेमडा को कैलकुलेट कर लेते हैं और हम टाइम बता सकते हैं। यानी कि कॉस्मिक रेज कंसिस्ट बाय न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स से कॉस्मिक रेज होती है, कंसिस्ट होती है, न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग होती है नाइट्रोजन 14 पे प्लस में 0 and 1 एंड इट कन्वर्ट इनटू कार्बन 614 प्लस 1H1, एक प्रोटॉन बाहर निकलता है, प्लस में एनर्जी। मेथड नोटेशन ऑफ दिस रिएक्शन is nitrogen 14, neutron and proton and carbon 14, 14 1 15, 14 1 15, 7 0 and 6 plus 1 एक प्रोटॉन रिलीज होता है। ये कार्बन 14 है, ये एयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है इलेक्ट्रिक स्पार्क में, और इलेक्ट्रिक स्पार्क में एयर की रिएक्शन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इट कन्वर्ट इनटू CO2 14, रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी कंसंट्रेशन ऐसा माना गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ दिस कार्बन 14 CO2 इज कांस्टेंट अप टू 50,000 ईयर्स, लगभग 50,000 साल तक, 50,000 ईयर्स तक कार्बन 14 जो CO2 बनी एयर के अंदर, ये एयर के अंदर प्रेजेंट होगी, इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है। इट सप्लाई इन प्लांट से ये फिर एनिमल में चलेगी, सप्लाई इन प्लांट बाय फोटोसिंथेसिस, प्लांट से ये एनिमल में चलेगी, और प्लांट और एनिमल की जब डेथ हो जाती है देन concentration
ऑफ CO2 डिक्रीज्ड विद टाइम, तब ये टाइम के साथ डिक्रीज होती है। तो फाइनली सपोज करो हमारे पास ये तो दो रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन के बाद फाइनली जो डिके होता है इसका कार्बन 14 का, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, डिके ऑफ कार्बन 14 6 कार्बन 14 ये डिके करता है, ये एक बीटा पार्टिकल बाहर निकालता है एंड इट कन्वर्ट इनटू 7 नाइट्रोजन 14, वापस से 7 नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में एनर्जी, यानी कि कार्बन 14 डिके करता है तो बीटा पार्टिकल बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, जिसकी वजह से इट कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन। जो शुरुआत में नाइट्रोजन यूज हुई थी वो वापस मिल गई बीटा पार्टिकल डिके की वजह से, और इस डिके के बाद कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन इन एयर, इनिशियल कंसंट्रेशन और इनिशियल न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन concentration in air which is C naught and final concentration in fossil which is Ct and half life period which is 5770 years, half life period जो इसका होता है 5770 years होता है। इस हाफ लाइफ पीरियड की वजह से हम लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 5770 ईयर्स इनवर्स, और लैम्डा हमारे पास आ गया, हाफ लाइफ पीरियड इसका फिक्स है 5770 ईयर्स, ये फिक्स हो गया। लैम्डा हमारे पास आ गया, इसका सी नॉट है हमारे पास, CT है, सी नॉट एयर से लेंगे कि कंसंट्रेशन एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की रेडियो एक्टिव की कितनी थी और कंसंट्रेशन फॉसिल के अंदर कितनी थी। मींस जब फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑर्डिनरी कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी फोटोसिंथेसिस में यूज होती है, और जो रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। वो प्लांट से एनिमल में पहुंच जाती है ग्लूकोज की फॉर्म में, या जो कार्बोहाइड्रेट बनता है उसकी फॉर्म में पहुंच जाती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ही रहती है। यानी कि कार्बन, ऑर्डिनरी कार्बन और रेडियो एक्टिव कार्बन, रेडियो एक्टिव कार्बन और ऑर्डिनरी कार्बन का एक रेशियो है, वो एयर के अंदर, एनिमल के अंदर और प्लांट के अंदर कॉन्स्टेंट हो जाता है। जैसे उसकी डेथ होती है, रेडियो एक्टिव कार्बन तो डिके करेगी और ऑर्डिनरी कार्बन वो डिके नहीं करेगी, तो ऑर्डिनरी कार्बन और रेडियो एक्टिव कार्बन का जो रेशियो आ रहा है, या फिर रेडियो एक्टिव कार्बन और ऑर्डिनरी कार्बन की कंसंट्रेशन का रेशियो आ रहा है, वो चेंज हो जाएगा। यानी कि कार्बन रेडियो एक्टिव है, वो डिक्रीज होती चली जाएगी तो रेशियो अपने आप चेंज होता चला जाएगा, जिसके बेस पे हम CT कैलकुलेट कर लेंगे। एंड फाइनली टाइम और लाइफ टाइम ऑफ फॉसिल विच इज इक्वल टू 2.303 अपॉन लैम्डा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से होगा, लैम्डा यहां से निकाल लिया हमने, लॉग ऑफ C नॉट अपॉन CT। C नॉट एयर की कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की जो रेडियो एक्टिव थी, और CT फॉसिल की कंसंट्रेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड थी। इससे हम उसका टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, कितने टाइम पहले ये एनिमल, ये प्लांट, ये वुड लाइव थी और कितने टाइम हो गए इसकी डेथ को हुई, यानी उसकी एज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। और इसकी जो डिजाइनिंग की थी 1952 के अंदर WF लिबी ने की थी, और WF लिबी को 1955 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था इसके बेस पे। इसके बाद है एज ऑफ रॉक्स। सॉरी, इजी नहीं, एजी, एज ऑफ रॉक्स। रॉक्स की एज को भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। एज ऑफ रॉक्स के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप 92 यूरेनियम 238 यूज करते हैं। शुरुआत में रॉक के अंदर इसकी कंसंट्रेशन 100% रही होगी, मैक्सिमम क्वांटिटी रही होगी। टाइम के साथ साथ यूरेनियम सीरीज से इसका डीके हुआ, विच कन्वर्ट इनटू 82 ऑफ लेड 206, और प्लस में X ऑफ अल्फा और प्लस में Y ऑफ बीटा प्लस में एनर्जी, इसमें इसका कन्वर्जन हुआ। ये मैंने आपको यूरेनियम सीरीज बताई है कि रॉक के अंदर प्रेजेंट यूरेनियम, रॉक के अंदर जो यूरेनियम थी वो, और जो लेड प्रेजेंट था, जैसे एक रॉक का सैंपल हमने लिया,
उस सैंपल में यूरेनियम की भी कुछ क्वांटिटी मिली और उसके साथ में लेड भी मिला, तो हम ये मान लेंगे कि यूरेनियम से ही वो लेड बना होगा। तो लेड की क्वांटिटी से हम फाइनल क्वांटिटी मान लेंगे, इसकी फाइनल क्वांटिटी हमारे पास यूरेनियम सैंपल में आ जाएगी कि ये सैंपल है रॉक का, उसके अंदर फाइनल क्वांटिटी ये है। लेड कितना बना हुआ है उसके साथ, उससे हम इनिशियल क्वांटिटी पे पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास फाइनल क्वांटिटी पे आ गई और इनिशियल, सपोज करो कि इसका हमने 1 मोल लिया, शुरुआत में इसका 1 मोल था या 1 मोल इसका मिला आपके पास और 2 मोल इसके मिल गए। एक सैंपल के अंदर 1 मोल इसका मिला और 2 मोल इसके मिले, इसका मतलब शुरुआत में 3 मोल था। 3 मोल में से 2 मोल कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया लेड में, तो 2 मोल कंप्लीटली इसमें कन्वर्ट हो गया, यानी कि A माइनस एक्स तो कितना हो गया, A माइनस एक्स इज 1 मोल और A कितना हो गया 3 मोल, उसके अकॉर्डिंग हम इसको निकाल लेंगे। तो इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी 3 हो जाएगी जितना इसमें कन्वर्जन आया। सपोज करो कि एक रॉक के अंदर हमें एक सैंपल में इसका मिला 5 मोल और इसका मिला 2 मोल, इसका मतलब क्या हुआ कि शुरुआत में 7 मोल था, 7 मोल में से 2 मोल न्यूक्लियस, 2 मोल लेड के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो चुके हैं, बचा इसका 5 मोल। तो फाइनल कंसंट्रेशन तो ये आ गई है इसकी, विच इज Ct एंड C नॉट कितनी हो जाएगी 7, यानी कि एक रेशियो हमारे पास लेड और यूरेनियम से हम कैलकुलेट करेंगे। और हाफ लाइफ पीरियड ऑफ यूरेनियम जो T हाफ है यूरेनियम का, विच इज 4.47 into 10⁹ ईयर्स, बहुत ज्यादा है, जिससे हम एज ऑफ अर्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। T हाफ इज 4.47 into 10⁹ ईयर्स इसके अकॉर्डिंग। तो हाफ लाइफ पीरियड है, उसके बाद इसका लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे और हम T कैलकुलेट कर सकते हैं। इस टाइप से रॉक्स की एज को भी हम कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद है यूजेस। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के हम कई टाइप के यूज करते हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम आयोडीन 131 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है आयोडीन का, वो यूज करते हैं। इसी टाइप से थायराइड ग्लैंड के लिए हम आयोडीन 131 यूज करते हैं। जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके लिए हम सोडियम 24 यूज करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं सोडियम 24 को, जो आइडेंटिफाई कर देता है कहाँ पे सर्कुलेशन अच्छा है कहाँ पे नहीं है। ब्रेन ट्यूमर को आइडेंटिफाई करने के लिए आयोडीन 131 यूज करते हैं। थायराइड के लिए भी आयोडीन 131 यूज करते हैं। इसी टाइप से फॉस्फोरस भी थायराइड के लिए कर सकते हैं, फॉस्फोरस 32 ये भी यूज करते हैं हम फॉस्फोरस के लिए, आयोडीन के लिए। या कैंसर जो सेल्स होती हैं, कैंसर सेल्स का आइडेंटिफाई करने के लिए हम कोबाल्ट 60 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कोबाल्ट का, या फिर फॉस्फोरस 32 या फिर रेडियम 222 हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये आइसोटोप्स हम यूज करते हैं। इसके अलावा इनकी टेक्निक, कई टेक्निक हैं, जैसे किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई हमें करना है तो हम एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप को उसमें यूज करते हैं। अब वो आइसोटोप रिएक्टेंट में कहाँ था और प्रोडक्ट में कौन से प्रोडक्ट में निकला है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रेस कर लेते हैं कि इसकी मैकेनिज्म, प्रोबेबल मैकेनिज्म ये होगी। या फिर ये जो जनरल हो गए, इनके अलावा अगर हम बात करूँ प्रेशर टेक्निक के अकॉर्डिंग कि जैसे बहुत लंबी पाइपलाइन है, पाइपलाइन के साथ साथ हम किसी गैस को फ्लो करवा रहे हैं या किसी सब्सटेंस को फ्लो करवा रहे हैं, लिक्विड को फ्लो करा रहे हैं, तो उसके साथ में हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी फ्लो करवा देते हैं। फ्लो करवाने के बाद वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अगर पाइपलाइन कहीं से फट जाती है तो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ग्रिगर मूलर काउंटर से हम वहाँ की कैलकुलेशन कर लेते हैं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो हम जिस कंसंट्रेशन में उसमें फ्लो करवा रहे हैं वही कंसंट्रेशन है या नहीं, या उस कंसंट्रेशन में कोई चेंज आया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको देख लेते हैं। तो इस टाइप से कई टेक्निक से हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को यूज करते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। न्यूक्लियर केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ सभी सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ रेगुलर देखते रहें। थैंक यू।